कभी कभी बोर्ड्स में होता क्या है, वो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल वे कि भाई इसका नेचर क्या है या इसकी अकरेंस क्या है। दादाजी का नाम तो लास्ट में लिखा जाता है ना, और शर्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शर्मा रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली को। भाई सीधी सी चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत एक्यूरेट है। अगर मैंने आपके सामने बोला कि भाई पेंटेन बताओ, पेंटेन बनाओ, तो आप नाम देखकर ही सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। अच्छा भाई, पेंट है मतलब 5 कार्बन है, और एन है मतलब सारे कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। 4 कार्बन की नेमिंग के लिए नाम आप क्या यूज करोगे? ब्यूटेन। तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। My name is Abhishek Sharma. I am your chemistry faculty from Physics वाला विद्यापीठ देहरादून। तो जैसे कि मैं अभी कुछ बच्चों से मिला और मुझे पता चला कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक टॉपिक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो क्या है? वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 10th के बच्चे जो उनकी अपनी बुक में पढ़ते हैं वो इस टॉपिक को बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। एंड आज मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए। आई होप इट विल हेल्प यू, एंड ये आपको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करेगा कि हाउ टू रीड दिस चैप्टर, हाउ टू स्टडी दिस चैप्टर टू स्कोर इन बोर्ड इफेक्टिवली। ओके, तो मैं आपके लिए आज एक चीज लेकर आया हूं जिसको हम बोलते हैं रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, देखिए पेंसिल से लेकर पेट्रोल तक जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास, अगर हम एक छोटी पेंसिल की नोक से बात करते हैं और हम बात करते हैं पेंसिल से लेकर पेट्रोल तक, तो हर एक चीज किससे बनी है? कार्बन से बनी है। किससे बनी है? कार्बन से बनी है। तो कार्बन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्टॉप कार्बन है क्या। कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? आप सबको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से होता क्या है? ये आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता है इन जनरल कंडीशंस। ये कौन सी बॉन्डिंग करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का आसान भाषा में मतलब है कि वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन की टेंडेंसी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की अकरेंस के बारे में, कार्बन आपको नेचर में कहां कहां मिलता है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक अगर आप इसको पढ़ने चलेंगे तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये जानना पड़ेगा। कभी कभी बोर्ड्स में होता क्या है, वो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल वे कि भाई इसका नेचर क्या है या इसकी अकरेंस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की, अगर हम बात करते हैं इसकी अकरेंस की, तो आपको नेचर में कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है। एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं फ्री फॉर्म, और एक फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। देखिए फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? फ्री फॉर्म का मतलब यह है कि कार्बन वहां पर अकेला है। कार्बन क्या है? वहां पर अकेला है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंबाइंड फॉर्म की, तो कार्बन अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं हमारे आपके नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो कार्बन इसमें ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फ्री फॉर्म में, तो फ्री फॉर्म में कार्बन जनरली 3 पार्ट में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। उसमें पहला है डायमंड, उसमें पहला क्या है? डायमंड। दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन की बात करते हैं। अभी मैं इसको आपको क्लियरली समझाता हूं कि बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये क्या होती हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी नेटिव फॉर्म्स की, देखिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरीन है, ये तीनों के तीनों क्या है? इन तीनों को जनरली एक टर्म दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोला जाता है? एलोट्रोप्स बोला जाता है। एलोट्रोप्स का मतलब आसान भाषा में क्या है? बहुत सिंपल सा तरीके से आप समझ सकते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब आसान भाषा में यह है कि एलोट्रोप्स किसी भी एलिमेंट की फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स है। कहने का मतलब है, अगर हम बात करते हैं डायमंड की, अगर आप बात करो डायमंड की, किससे बना है? कोई आसान भाषा में पूछे किससे बना है? कार्बन से बना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट किससे बना है? भाई ग्रेफाइट भी किससे बना है? ग्रेफाइट भी
कार्बन से बना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरीन की, वो किससे बना है, तो वो भी बेसिकली किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। मेन चीज आती है कि ये इतने अलग अलग क्यों हैं कि हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। द रीजन बीइंग इनकी फिजिकल फॉर्म्स, इनकी फिजिकल फॉर्म्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस टॉपिक का जो पूछा जाता है, और इसको रटने की भी जरूरत नहीं है भाई, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। आप सबको पता है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप एक कार्बन को देखो यहां पर, अगर आप इस कार्बन की बात करते हो, इस कार्बन की अगर आप बात करते हो, तो आप देखो इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट कार्बन अटैच्ड है। यस और नो? इसका मतलब सीधी सी बात है कि सर यहां पर जितने कार्बन हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, शेयर्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइन करने के कंटेक्स्ट में वो क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन ने इन 4 एटम्स के साथ क्या करा है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। और इस चीज में किसकी वजह से हो क्या रहा है, अगर आप इस कार्बन को देखें, या आप इस कार्बन को देखें, या आप इस कार्बन को देखें, या कितने भी नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स को देखें, हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि किसी भी कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो खर्च क्या करोगे, यस और नो? जब पैसा ही नहीं है तो खर्च क्या करोगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फ्लो क्या करोगे, फ्लो ही नहीं हो सकता। फ्लो ही नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है, कार्बन का एलोट्रोप जो है डायमंड, वो क्या है, इट्स अ नॉन कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर होता है। ये डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, अगर आप ग्रेफाइट को देखेंगे, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये 2 लेयर्स है। ये जो आप जो सेक्शंस देख रहे हैं, ये क्या है, ये 2 लेयर्स हैं। और ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बीच में आपकी डॉटेड लाइंस देख रहे होंगे। ये जो डॉटेड लाइंस है ना बेटा, ये डॉटेड लाइंस एक्चुअल में कार्बन बॉन्ड्स नहीं है। ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। केमिस्ट्री में कभी भी आपको वेंडर वॉल टर्म दिख जाए, वेंडर वॉल का मतलब होता है वेरी वीक फोर्सेस। क्या, वेरी वीक फोर्सेस। सर एक बात बताओ, अभी तो आपने बताया कि एक ये लेयर की तरह है, और इसके बीच में ना सर ये जो आप डॉटेड लाइन से आप दिखा रहे हो, ये क्या है, वेंडर वॉल फोर्सेस है। तो सर अगर ये वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, अगर हम ऊपर से इनके बीच में फोर्स लगाएंगे तो ये तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। जी हाँ, यही रीजन है, यही रीजन है कि जो डायमंड का, सॉरी, ये जो कार्बन का जो ये एलोट्रोप होता है ना बेटा, इसको हम लुब्रिकेंट्स में यूज करते हैं, इंजन ऑयल्स में यूज करते हैं। देखिए डायमंड एक हार्ड स्ट्रक्चर है, हम सबको पता है। उसके पीछे रीजन क्या है, कार्बन की स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो सब आपने पढ़ी हुई है चीजें, और बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन इसके बारे में भी ध्यान रखिए कि भाई ये भी एक कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, लेकिन इसमें फर्क क्या है सर, इनके बीच में जो ये फोर्सेस हैं ये बहुत वीक है। इसी की वजह से होता क्या है, इनकी जो स्लाइड्स, इनकी जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। ओके, और अगर आप डायमंड का केस देखें, डायमंड के केस में क्या था बेटा, डायमंड के केस में सर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच था। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट एक कार्बन जो होता है ना, वो 3 एलिमेंट, 3 एटम से अटैच होता है कार्बन के। और इसकी वजह से होता क्या है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। सर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है मतलब इसके पास तो पैसा है ना, ये तो खर्च कर सकता है ना। तो भाई सीधी सी बात है, ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इसकी वजह से होता क्या है, ये जो आपका ग्रेफाइट होता है, इट्स अ कंडक्टर, इट्स अ कंडक्टर, और इसको हम कंडक्टिव डिवाइसेस में करंट को फ्लो करने में यूज भी करते हैं। आई होप ये क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। इसके बाद एक और एलोट्रोपिक फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फुलरीन। क्या बोलते हैं, फुलरीन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फुलरीन की, ये एक फुटबॉल की तरह दिख रहा है। जी हाँ, इट्स अ एक स्फेरिकल शेप होता है। आपने मार्बल्स खेले होंगे बचपन में, और ऑब्वियसली ये उसी की तरह ही दिखता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक हेक्सागन टाइप का दिख रहा है स्ट्रक्चर।
यस और नो? अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करो, इसमें जनरली अलग अलग फेसेस होते हैं। आप सब ने फुटबॉल खेली होगी, आप सब ने फुटबॉल को देखा होगा। अगर हम एक फुलरीन की बात करते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन की, तो इट्स अ स्फेरिकल, पहली बात तो इट्स अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, इसमें 12 आपके पेंटागन्स होते हैं। ये एक ऐसा चीज है जो एग्जाम में आपसे पूछते ही हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स। 12 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स होते हैं, और कुल मिलाकर नियरली 32 फेसेस होते हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि भाई क्रिस्टलाइन है पहली बात तो, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ये हेल्प करता है, और यही रीजन है कि इसको हम कंडक्टर्स में यूज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें हम बकमिंस्टर फुलरीन का यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, ड्रग्स में यूज करते हैं। देखिए आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, इस पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो है यूजेस। यूजेस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। हमें लगता है कि हम प्रॉपर्टीज पढ़ ले, हमें लगता है स्ट्रक्चर पढ़ ले, लेकिन प्रॉपर्टीज के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है यूजेस। यूजेस पे जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा। यूजेस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इस पे क्वेश्चंस आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा कंटेक्स्ट था। ये स्टार्टिंग के 1-2 पेज होते हैं चैप्टर में, जिसमें जनरली बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है, या कार्बोनेटेड कंपाउंड्स का मतलब ये है कि हम केवल नेमिंग्स पढ़ लें, बट दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं भाई? नॉमेनक्लेचर। अब ये बात आती है कि ये नॉमेनक्लेचर है क्या? देखो भाई सिंपल सी बात है, नॉमेनक्लेचर का मतलब आसान भाषा में है सर, इट्स सम सेट ऑफ रूल्स। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखो भाई, अगर मैं चाइना गया या मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में गया, वहां जाकर मुझे वहां की लैंग्वेज तो समझ में आनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उनकी लैंग्वेज को सीखूंगा ना। अगर मुझे वहां पर लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, या मैं पूरी तरह लैंग्वेज नहीं सीखूंगा, मैं कुछ तो कीवर्ड ध्यान रखूंगा। बेसिकली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे समझ सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लैंग्वेज की तरह है। आपको ये छोटी छोटी लैंग्वेजेस के बारे में अगर छोटे छोटे की टर्म्स भी याद हो जाएंगे ना, आप इस चीज को प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। कड़ी से कड़ी मिलाइए और आंसर्स आपके बनते चले जाएंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की कहानी कहां से शुरू होती है? हाइड्रोकार्बन से। कहां से शुरू होती है? हाइड्रोकार्बन से। अब सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? भाई सबसे सिंपल सा तरीका है, इसको तोड़ दो, हाइड्रो को अलग कर दो, कार्बन को अलग कर दो। हाइड्रो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन है ही। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि सर कार्बन कौन सी बॉन्डिंग करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ एग्जिस्ट करते हो, को एग्जिस्ट करते हो कोवेलेंटली, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम क्लैरिफाई करके पढ़ते हैं। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड करने चले ना, तो हाइड्रोकार्बन्स को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर कैटेगरीज और है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला जो कैटेगरी हो जाएगी वो हो जाएगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, और दूसरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। समझिएगा क्या होते हैं ये। सिंपल सा तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग, सिंपल सा तरीका है। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सिंपल सा तरीका है, सर कार्बन कार्बन में अगर मुझे डबल बॉन्डिंग दिख गई, या कार्बन कार्बन में मुझे ट्रिपल बॉन्डिंग दिख गई, वहां पर क्या होगा? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन आ जाता है। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, हमें ऐसा लगता है, हमें एक सिंपल सी बात है, ये थे मिस्टर श्यामू, ये कौन थे? मिस्टर श्यामू, और ये थे मिस्टर रामू। ये क्या कर रहे थे? ये कोई चीज को बांध रहे थे, ये किसी चीज को बांध रहे थे। तो श्यामू भाई ने सजेस्ट किया कि ये काम करो भाई, इस पे ना डबल तरीके से रस्सी बांध दो, डबल तरीके से रस्सी बांध दो, क्योंकि अगर आप सिंगल बांधोगे तो वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी क्या होगी? डबल होगी। तो हमारे दिमाग में यही कंसेप्ट रहता है ना कि भाई कहीं पर सिंगल बॉन्डिंग लगी है और कहीं पर डबल बॉन्डिंग लगी है, तो डबल बॉन्डिंग जो होगी वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। पर ऐसा नहीं होता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सिंगल बॉन्डिंग कंपाउंड्स होते हैं दे आर अनरिएक्टिव। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़े होंगे? नोबल गैसेस पढ़ी होंगी। नोबल गैसेस कैसी हैं? नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों सर? वैलेंस शेल फुलफिल है उनकी, वो क्यों रिएक्ट करेंगी? सेम इसके साथ है। हम उनको क्या बोलते हैं? जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल। तो सिमिलरली जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? स्टेबल है। अगर कोई भी स्टेबल है तो वो कैसे होंगे? अनरिएक्टिव होते हैं। दे आर कंपेरेटिवली, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी बात है, इसको समझने का तरीका बहुत इजी है कि भाई अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है इसका मतलब वो ज्यादा अनरिएक्टिव है, वहीं पर डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है तो वो रिएक्टिव है। इनफैक्ट जो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स एंड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। सर ये आपने क्या टर्म बोला? ये तो आपने इसके बारे में बताया ही नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में हम मेनली 3 चीजें स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। पहला क्या है? एल्कीन। दूसरा क्या है? एल्कीन। तीसरा क्या है? एल्काइन। अब ये उस लैंग्वेज की वो की पॉइंट्स हैं, ABCD है जिसको आप पढ़ेंगे या जिसको आप जानेंगे। मैंने अभी आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लैंग्वेज की तरह है, इसको लैंग्वेज की तरह समझिए, बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए एल्केन्स को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? सिंपल सी चीज है, अपने दिमाग में ना एक सिंपल सा तरीका सेट कर लीजिए, इसको ऐसे तोड़ लीजिए। एल्क एन। भाई एक बात बताओ, मेरे मोहल्ले में एक अंकल रहते हैं, उनका नाम है रमेश शर्मा, ठीक है? उनके फादर का नाम है नरेश शर्मा और उनके फादर का नाम है सुरेश शर्मा। तो जो राकेश शर्मा है वो क्या लिखते हैं? राकेश, सुरेश, नरेश शर्मा। मतलब दादाजी का नाम तो लास्ट में लिखा जाता है ना। और शर्मा, शर्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शर्मा रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली को। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर भी सेम कंसेप्ट है। ये जो एन है ना, एन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और भाई सीधी सी बात है, हम ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, जैसे मेरा नाम अभिषेक शर्मा है तो मैं शर्मा अभिषेक थोड़ी ना लिखूंगा, मैं तो अभिषेक शर्मा ही लिखूंगा ना। तो यहां पर भी ऐसे, ये फैमिली का नेम हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा ये चीज सबके साथ कॉमन है। ये जो आपको ALK दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रूट वर्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? रूट वर्ड को। अब ये रूट वर्ड क्या है? दिमाग में ना बहुत बेसिक से चीजों को रखो, बहुत बेसिक से चीजें क्लियर हो जाती हैं। रूट वर्ड का मतलब आसान भाषा में है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। अब नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए ना एक रूट वर्ड होता है, आसान भाषा में उसका मतलब ये है, नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नेम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? देखिएगा, एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है नेम मेथ वर्ड को। एक कार्बन, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एथ यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप वर्ड यूज करते हैं। 4 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पेंट यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए 4 कार्बन के लिए हम वर्ड ब्यूट यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड पेंट यूज करते हैं। 6 कार्बन के लिए हम वर्ड हेक्स यूज करते हैं। सिमिलरली 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट यूज करते हैं। 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट यूज करते हैं। 9 कार्बन के लिए हम नोन यूज करते हैं। 10 कार्बन के लिए हम डेक यूज करते हैं। 11 कार्बन के लिए हम अनडेक वर्ड यूज करते हैं। 12 कार्बन के लिए हम डोडेक वर्ड यूज करते हैं। सर आप तो रुक ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, मतलब चलते चले जाएंगे। और ये कुछ रूट वर्ड्स है जिनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ये चीज समझ में आई रही होगी कि ये रूट वर्ड क्या है। अब सीधी सी बात है, अब मुझे एल्केन की नेमिंग करनी है, बहुत ध्यान से समझना था, बहुत इजी सा है, इसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं समझने के लिए। सर आपने बोला एल्केन की नेमिंग कर दो भाई, ठीक है। सर आपने एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बताया था? क्या बताया था भाई? मेथ बताया था, हाँ या ना? तो सर एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? मेथ यूज करेंगे। और मेथ किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन फैमिली से। तो सरनेम क्या लगेगा? एन लगेगा। तो कुल मिलाकर नाम क्या हो गया? मीथेन हो गया।
as simple as that. भाई इसको देखकर ही बता दोगे। अगर आपके सामने लिखा हुआ है यश प्रताप सिंह, तो यश प्रताप सिंह को आप देखकर बताओगे ना, हाँ भैया सिंह फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको भी देखकर आप बता सकते हो। एन है, एन मतलब एल्केन फैमिली से है। मेथ मतलब एक कार्बन का कंपाउंड है, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है क्या, मीथेन। सिमिलरली इसके बाद दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या था, एथ, फिर आप क्या लगाएंगे, एन। ऐसे सिमिलरली तीन कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे, प्रोप। फैमिली का बस नेम आगे ऐड करते जाना है और एल्केन की पूरी फैमिली तैयार हो जाएगी आपके सामने। अब देखिए इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका और है। एक सीरीज होती है, देखो एक बात को समझना, मैं थोड़ा इसको ना डिटेल मैनर में समझाता हूं तुम लोगों को। एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। और ये जो बेटा होमोलॉगस सीरीज होती है ना, ये एक्चुअली ना ये सबके लिए कॉमन है। सबके लिए कॉमन होने का मतलब क्या है, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, एल्डिहाइड्स हो, इन सब के लिए कॉमन इनकी एक सीरीज होती है, फैमिली के नेम होते हैं जिनको हम, एक ग्रुप होता है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। देखो समझाता हूं मैं इसको कैसे समझ सकते हैं। अभी आपने एल्केन्स के बारे में बताया, एल्केन फैमिली का पहला मेंबर क्या था, मीथेन था सर। क्या था, मीथेन। तो सर मीथेन के लिए एक कार्बन था और सीधी सी बात है आपने अभी एक नाम बताया था, आपने बताया था मीथेन। देखो एक सिंपल सा तरीका है इसको ऐसे समझना, मेथ मतलब एक कार्बन, और हर एक कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे भाई, 4 बॉन्ड होंगे। और सिंपल सी बात है किससे अटैच होंगे, हाइड्रोजन से। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, CH4। क्या बन गया, CH4। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इथेन की, किसकी बात करते हैं, इथेन की बात करते हैं, तो सर इथेन का जनरल हम कैसे समझ सकते हैं इथेन के बारे में, सर एथ मतलब 2 कार्बन, ये लो भाई। सर अब इसकी हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है इसको समझना। हर एक कार्बन के पास मैंने कितने बॉन्ड्स बताए थे, 4। इसका एक बॉन्ड शेयर हो गया, कितने बचे, 3। इसका कितने, एक शेयर हो गया, कितने बचे, 3। तो सर जहां कुछ नहीं है वहां पर क्या है, H है। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया C2H6। ऐसे ही अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो भाई प्रोप का मतलब अगर 3 कार्बन है तो यहां पर भी कार्बन 3 कार्बन होंगे। और आपको मैंने बताया था कि जो एल्केन्स की पहचान क्या है, एल्केन्स की पहचान है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग। तो सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। ये देखो इस कार्बन के अगर हम बात करते हैं, इस कार्बन के कितने बॉन्ड शेयर हैं, सर 1 बॉन्ड शेयर है। कितना बचा, सर 3 बॉन्ड बचे। ये लो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड शेयर हैं, सर 2 शेयर है। कैसे, एक इधर एक इधर, कितने बचे, 2 बचे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड शेयर है, 1, कितने बचे, 3 बचे। जहां कुछ नहीं है वहां क्या लगाओगे, H लगाओगे। बहुत बेसिक हो जाएगा। और जितने आपने H लगाए हैं, जितने आपने कार्बन लिखे हैं, उन सबको गिन दीजिए, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा C3H6। तो सर एक बात बताओ सर, इसमें कुछ पैटर्न कुछ नहीं मिल सकता क्या, कुछ पैटर्न मिल जाए या कोई तरीका मिल जाए, हम कैसे पहचाने भाई। अगर आप इन दोनों के बीच में देखो ना, अच्छा एक काम करो, इसमें C ऐड करो और H2 ऐड करो, देखो ये मिल रहा है। अब एक काम करो, इसमें भी आप CH2 ऐड करो, देखो ये मिल रहा है। एग्जैक्टली तो की टर्म क्या है, की टर्म यही है। जितनी भी होमोलॉगस सीरीज होती हैं, इसको नोट कर लेना कहीं पर, जितनी भी होमोलॉगस सीरीज है, चाहे एल्केन हो, एल्काइन हो, सबके में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, CH2 का। भाई क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मास वाइज कितना डिफरेंस है, तो 14 ग्राम का, या 14U भी लिख सकते हो आप। क्यों सर, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। तो 12 + 2 कितना हो गया, 14। तो सीधी सी बात है, इन सब होमोलॉगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, इनमें कितने का डिफरेंस होता है, सर CH2 का डिफरेंस होता है। तो सर तब तो बहुत चीजें इजी हो गई। अगर मुझे एल्केन की सीरीज बनानी है तो मैं क्लियरली बना सकता हूं। मुझे पहले मेंबर का नाम पता होना चाहिए। पहला मेंबर क्या है, CH4। दूसरा इसमें क्या ऐड करना है, CH2 ऐड करो, C2H6, फिर CH2 ऐड करो, C3H8, फिर CH2 ऐड करो, C4H10, फिर CH2 ऐड करो, C5H12, फिर CH2 ऐड करो, C6H14 एंड इन गोज ऑन। भाई सीधी सी बात है,
इनमें कितने का डिफरेंस है? सब में CH2 का डिफरेंस है। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। और ये होमोलॉगस सीरीज किसकी है? एल्केन्स की है। तो सिंपल सा तरीका है, पहला रूट वर्ड, आपको रूट वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो सर एक बात बताओ, ठीक है सर मैं आपकी बात को मान गया, अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये लिख कर आ गया तो मैं तो सर रात हो जाएगी बनाते बनाते सर। 54 चेन्स मैं कैसे बना पाऊंगा सर? और अगर आप इस तरीके से भी आप बता रहे हो, आई एम सॉरी, इसको भी सर जज करना इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। तो इतने हैवी कंपाउंड्स को मैं कैसे जज करूंगा? वेरी गुड। तो भाई इसको जज करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप जितने भी एल्केन्स को देखेंगे, जितने भी एल्केन्स आपके पास लिखे हुए हैं, इन एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब जितने भी एल्केन्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सर कैसे, जरा एक्सप्लेन करो। ये लो भाई, N की वैल्यू यहां पर कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, हाँ या ना? और H2 की जगह आप N की जगह क्या रखोगे? 1। क्या आ रहा है आंसर? CH4। तो ये देखिए, ये वाला जो मेंबर है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो क्या देखते हैं ये वाला इस पैटर्न को फॉलो करेगा? तो देखो भाई, आपने फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, यही तो बताया था सर। तो सर अगर हम इसको कंपेयर करूं तो N की वैल्यू क्या हो रही है? 54। N की वैल्यू क्या हो रही है? 54। रख दो भाई, N की वैल्यू 54, 2 × 54+2। सर क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? लग तो रहा है। 54 × 2 भाई, कोई है मैथ्स का तो बताओ भाई। 108, 108+2 1010। यस इट इज। तो सर ये क्या है? इट्स अ एल्केन। तो यही सिमिलर कंसेप्ट्स, सिमिलर कंसेप्ट्स आपके एल्कीन में भी चलते हैं, एल्काइन में भी चलते हैं। कैसे चलते हैं मैं बताता हूं आपको, ये देखिए। चलिए सर, आपने एल्केन्स के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की। तो सर आपने जब एल्कीन के बारे में स्टार्टिंग में बताया था तो आपने एक चीज बताई कि बेटा कार्बन कार्बन में तो डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो सर एक बात बताओ, ये तो बन नहीं पाएगा, फिर मेथीन तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? सही सोचा आपने सर, मेथ का मतलब होता है एक कार्बन। तो सर एक कार्बन, सर मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना डबल बॉन्डिंग शो करने के लिए, क्योंकि आपने क्राइटेरिया क्या बताया था कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्डिंग। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्डिंग है तो वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा? एल्कीन फैमिली से। तो पॉइंट टू बी नोटेड भाई, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पता चला, आपको लगा कि नेम द फर्स्ट, एक क्वेश्चन आ गया ऐसे ही 1 मार्क्स का कि टेल मी द फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। आपको तो स्टार्टिंग 1 से ही करनी थी, आप लिख कर चले आए मीथीन। नो, इट वोंट एग्जिस्ट। ओके, तो यहां की फैमिली कहां से स्टार्ट होगी? सर मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सा तरीका है समझने का। सर अभी तो आपने बताया कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं भाई? 4 होते हैं। ये लो सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग है सर, 2 बॉन्ड शेयर हो गए, कितने बचे? 2 बचे। ये लो बन गया, क्या हो गया? C2H4। ये लो सर, C2H4 क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये हो गया पहला मेंबर किसका? एल्कीन फैमिली का। एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना, यहां पर एक रूल निकल कर आता है जो एल्कीन्स और एल्काइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नव, उसने बोला कि सर एक काम कर दो सर, ब्यूटीन बना दो। क्या बना दो? ब्यूटीन बना दो। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहां पर आप फंसेंगे। तो बच्चों को लगा, बच्चों ने देखा कि यार सर ने बताया था कि ब्यूट है मतलब 4 कार्बन है और ईन है मतलब फैमिली है। ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है भाई? एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चे ने ऐसे बनाया। एक बच्चा, उसने HH नहीं लगाए, उसने सिंपली देखा, चलो H भी लगा ही देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। कितने बॉन्ड शेयर हो गए? 1। यहां पर कितने हो जाएंगे? 3। इसके कितने शेयर हो गए? 3। कितने बचे? 1। कितने शेयर हो गए? 3। कितने बचे? 1। मेक श्योर करिएगा आप इस चीज को बहुत ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर में ये चीज ध्यान नहीं दी आप गलती कर बैठेंगे। इसके कितने बॉन्ड शेयर हो गए? 1। कितने बचे? 3 हो गए। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका ब्यूटीन।
ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। आप देखो एक सिंपल सी बात है, उस बच्चे ने ये बनाया, एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने ये बना के दे दिया मुझे, और एक बच्चे ने मेरे सामने ये बनाया। अब मैंने क्लासेस में, मैं एच नहीं लगा रहा हूं, मैंने क्लास में बोला कि भाई मुझे ब्यूटीन का स्ट्रक्चर दो, और बच्चों ने 3 स्ट्रक्चर बना कर दिए मुझे, ये और ये। या एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने ऐसे बना दिया। खैर इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो खैर आप उसको एडजस्ट कर रहे हो, कैसे भी आप उसको चेंज, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एडजस्ट, मतलब एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रक्चर्स बनाए, तो सर एक स्ट्रक्चर के इतने सारे कंपाउंड्स कैसे, मतलब एक नाम के इतने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं? कंफ्यूजन है बहुत, हम कैसे क्लियर करें? तो देखो भाई, आपको जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्पेसिफिकली नेमिंग्स में, जब भी आप क्या पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप पढ़ रहे हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, किसके बारे में भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो मेक श्योर करिए आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है, वो क्या है, वो है पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है ये पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन? भाई सीधी सी चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत एक्यूरेट है। अगर मैंने आपके सामने बोला कि भाई पेंटेन बताओ, पेंटेन बनाओ, तो आप नाम देखकर ही सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। अच्छा भाई, पेंट है मतलब 5 कार्बन है, और एन है मतलब सारे कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है, तो इट बिलोंग्स टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने आपके सामने बोला था ब्यूटीन, क्या बोला था मैंने, ब्यूटीन, तो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी एक बॉडी होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री, जो इन सारी चीजों को वैलिडेट करती है। और अगर आप आईयूपीएसी के रूल्स को इसमें फॉलो नहीं करेंगे, आपके मार्क्स नहीं आने, ध्यान रखिएगा। बिकॉज आप आईयूपीएसी के रूल्स को आपने जहां इधर उधर किया, यू विल गेट जीरो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला था, ब्यूटीन। एक्चुअल में यहां पर पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी भी आपको अगर कभी ऐसे पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं दिया है, तो आप ना इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, ब्यूट वन ईन है, या इसको आप ये भी समझ सकते हो। मतलब सर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो वन है, ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। आसान भाषा में डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा है, किस कार्बन पे लगा है? सर ये आपने क्या बोला, ये चीज समझ में नहीं आई, समझाता हूं। देखो भाई, किसी भी कार्बन कंपाउंड को बनाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है, एल्केन्स में हमारे पास फ्री हैंड रहता है। फ्री हैंड रहने का मतलब एज सच कोई रूल नहीं लगता है। ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे रूल्स हैं जिसको आप एग्जाम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप कभी आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे। अभी एक बच्चों का पेपर हुआ, मैंने क्या स्ट्रक्चर दिया उनको, 2 पेंटाइन, मैक्सिमम बच्चों ने गलती कर दी, 2 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 2 कर दिया। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब 2 पेंटाइन 3 पेंटाइन, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बोले मैंने, और उन सब ने गलती करी। ये कंफ्यूजन बहुत होता है। अब देखो भाई, आपने क्या बताया, पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, कहां से पता चलेगा, नेम से, अगर नहीं है मतलब फर्स्ट कार्बन है। सिंपल सी बात है भाई, चलो समझते हैं। तो सर अगर हम बात कर रहे हैं इसमें हम कैसे कैसे बनाएंगे, देखो आप ऐसे समझ लो, आप यहां पर खड़े हो, कहां खड़े हो, इस साइड खड़े हो, और आप इधर जा रहे हो। जब आप इधर जाओगे तो ये कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। एज इट इज, समझ में आया भाई? वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि सर अगर आप सेम चीज है, अब आप उधर से ना चल के इधर से चल रहे हो, इधर से चल रहे हो, इधर से चल रहे हो, तो पहला कार्बन क्या बनेगा, ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये। ऐसे ही आपको कार्बन काउंट करने पड़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने से पहले हमें उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्पॉट करनी होती है। क्या स्पॉट करनी होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें आपको सीधी सीधी 4 कार्बन की चेन दिख रही है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ध्यान रखिएगा, इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करने से पहले आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी पड़ती है, और इस कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पैरेंट चेन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। ओके, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ये, और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आसान भाषा में क्या बोल सकते हो उसको आप, पेरेंट चेन बोलते हो। मतलब लॉन्गेस्ट तो होनी चाहिए, कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। चलिए ये भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इसकी बात करते हैं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए। तो सर अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो पहला कार्बन क्या मिलेगा, ये तो डबल बॉन्ड कहां लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डिंग, एल्कीन है। यहां पर आप कहां पे लगाओगे, ये लगाओगे। तो भाई ये जो तीन बच्चे थे, इन तीनों में दोनों के स्ट्रक्चर कौन से थे। तो सर एक बात बताओ, ये तो फॉर श्योर गलत हो गया। क्यों सर, क्योंकि ब्यूटीन है, इसका मतलब ब्यूट वन इन। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो पहला कार्बन ये मिलता, अगर हम उधर से नंबरिंग करते तो पहला कार्बन ये मिलता। यहां तो बीच में बॉन्डिंग है, तो ये तो गलती होगा। समझ में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसकी, अब एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने इधर से नंबरिंग करी और एक बच्चे ने इधर से नंबरिंग करी। भाई प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी, एक टर्म आएगा प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। भाई सीधी सी बात है, इसको प्लीज बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है। फिर वही बात घर वाली, रमेश, सुरेश, नरेश, प्रताप सिंह। दादाजी का नाम लास्ट में लिखते हो ना, क्यों, उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना। तो जो प्रायोरिटी है फैमिली भी उसी के नाम की होगी। यहां पर भी सेम कंसेप्ट, जिसकी प्रायोरिटी हाई है नाम उसका लास्ट में जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मतलब फैमिली किसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। भाई अगर आप इसकी बात करते हो इस सेक्शन की, तो देखो ना नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी है आपने, यहां से। पहला कार्बन ये बन रहा है, तो ये हो गया। सर यहां पे हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी है, तो भाई प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हो, इस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो। यही चीज पे ध्यान देना है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स पे बहुत ध्यान देना है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई जिस बच्चे ने यहां से नंबरिंग करोगी उसके हिसाब से फर्स्ट कार्बन ये है और इसके हिसाब से फर्स्ट कार्बन ये है, तो दोनों सही है, सिमेट्रिकल है। ये भी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली क्या है, ब्यूट वन ई, ये भी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली क्या है, ब्यूट वन ई। तो दोनों क्या हो गए, सही हो गए। समझ में आया। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, बशर्ते आप नेमिंग कहां से कर रहे हो, आप काउंटिंग कहां से कर रहे हो, आप नंबरिंग कहां से कर रहे हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब यही स्ट्रक्चर अगर एक आपको बोला जाता कि भाई ये बना के दिखाओ, पेंट टू इन, सपोज किसी ने बोला कि पेंट टू इन बना के दिखाओ, तो आपको क्या दिखेगा, सिंपल सा तरीका है, 5 कार्बन। पहले ना एक स्केलेटन बना लो, 5 कार्बन बन गए, सबसे अच्छा तरीका है बनाने का पेंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं नेमिंग करूंगा, मुझे इधर से जाना है या इधर से जाना है, ये आपकी चॉइस है, आपको जहां से जाना है वहां से जाइए। मैं इधर से चलता हूं तो पहला कार्बन हो गया ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, पांचवा कार्बन ये। तो दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, ये लो, ये क्या हो गया, पेंट टू इन। बची कुछ काम क्या है, एच लगाना, लगा दो। इसके कितने बॉन्ड शेयर हैं, 3, इसके कितने बॉन्ड शेयर हैं, 3, इसके कितने बॉन्ड शेयर हैं, 2, ये लो, इसके कितने बॉन्ड शेयर हैं, 3, ये लो, बन गया। समझ में आया। तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी जो आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। अब देखिए सर, जरा इसकी होमोलॉगस सीरीज लिख के दिखाइए। ठीक है भाई, पहला मेंबर क्या था सर, पहला मेंबर आपने जो बनाया था वो बनाया था C2H4। कैसे सर, ऐसे सर, ये देखिए ना सर, ये मैंने C2H4 बना के दिखाया था अभी आपको। चलिए मैं फिर से बना देता हूं, कौन सी बड़ी चीज है, ये लो, ये क्या हो गया, C2H4। ऐसे आप नेमिंग कर सकते हो। तो सर एक सिंपल सी बात है, सर क्या यहां पर भी होमोलॉगस सीरीज वाला कंसेप्ट फॉलो हो रहा होगा जो आपने बताया था। जी हाँ, रटने की जरूरत है ही नहीं, CH2 ऐड करो, क्या मिल जाएगा, C3H6, फिर CH2 ऐड करो, क्या मिल जाएगा, C4H8, फिर CH2 ऐड करो, क्या मिल जाएगा, C5H10, एंड इट गोज लाइक दिस। Are you getting my point? This is how you can write the homologous series, but the important point is that you need to remember guys, क्या सर, point of unsaturation। point of unsaturation अगर आपने नहीं ध्यान दिया, आप फंसेंगे, आप फंस जाएंगे। समझ जाइए इस चीज को। समझ में आ रहा है। सर क्या एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है, हाँ है ना सर, देखो ना जस्ट डबल हो रहा है इस केस में। वहां पर CnH2n+2 था, यहां पे क्या हो जाएगा, CnH2n, सिंपल एज दैट।
कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, समझो समझो और समझो और समझते जाओ, चीजें अपने आप बन जाएंगी मेरे भाई। क्लियर हो रहा है? CnH2n। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सेम केस जाता है एल्काइंस का केस। तो सर अब एल्काइंस के केस में भी सेम चीज फॉलो करनी है। सर आपने जो स्ट्रक्चर दिया था अपने बच्चों को, क्या दिया था? 2 पेंटाइन। सर एल्काइंस की पहचान क्या है? सर आप ही ने तो बताया था एल्काइंस को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। सर लास्ट के जो 3 शब्द हैं वो क्या बताते हैं? वो फैमिली बताते हैं। और आगे के 3 शब्द क्या बताते हैं? रूट वर्ड बताते हैं। तो सर इसका मतलब यहां पर ये एल्काइन फैमिली से है, 5 कार्बन का है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में किसी किसी जगह पर ये ऐसे लिखा जाता है, बोथ आर सेम। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये 2 आपको चीजें मिल गई। अगर हम बात करते हैं एल्काइंस की, तो सर फिर वही बात, क्या मिथाइन एग्जिस्ट करेगा? नो, नॉट एट ऑल। क्यों भाई? 2 कार्बन तो चाहिए ना मिनिमम। तो पहला फैमिली मेंबर क्या हो गया? इथाइन हो गया। तो सर एल्काइंस की पहली पहचान क्या है? एल्काइंस की पहली पहचान है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग। क्या? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग। सर कितने बॉन्ड बताए थे आपने? 4। कितने बचे? 1। ये लो, सिंपल तरीका है, दिमाग में रखो, बन जाएगा। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बना? C2H2। रटने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, C2H2। तो सर अगर मैं इस हिसाब से n की वैल्यू ये रखूं, तो ये जनरल फॉर्मूला बना रहा है, CnH2n-2। यस एग्जैक्टली। देखिए ना, 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 से 2 माइनस करिए, यही आएगा। तो जनरली जो एल्काइंस होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। मेक श्योर करिए आप इसका। अब एक अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई, 5 कार्बन, ये लो। सर सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है? एल्काइन लगा है। पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन क्या है मेरे भाई? सेकेंड कार्बन। सर मैं इधर से चलूंगा इस बार, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे क्या लग गया? 3 बॉन्ड लग गए, हाँ या ना? ये क्या हो गया आपका? 2 पेंटाइन। अब एक बात को समझना भाई। सर एक बात बताओ, यहां पे इसके कितने बॉन्ड शेयर है भाई? एक शेयर था, 3 हो गए। इस कार्बन के चारों शेयर है, इसके भी चारों शेयर हैं, इसके 2 शेयर थे, इसके 3 बचे। ये लो, बना दिया फॉर्मूला आपने। तो सर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? बहुत इजी है। या तो आप ऐसे देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। अगर नहीं काउंट करना है, काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, सीधे C5H8। सॉरी, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। बहुत इजी सा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई एल्कीन और एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज बनाओ, ये लो, CH4 CH2 ऐड करते जाओ, C2H4 CH2 ऐड करते जाओ, सर C2H2 CH2 ऐड करते जाओ। आप बना सकते हैं इसको बहुत इजीली। सर जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन्स की बात करें तो CnH2n+2। ये क्या है? CnH2n। ये क्या है? CnH2n-2। दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। अब आपने क्या करा? अब आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपने क्या कर लिया? पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, वो है आइसोमर्स। देखिए ये छोटा सा एक टॉपिक है और ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। कुछ बड़ी चीज नहीं है आइसोमर्स, यकीन करिए। अभी तो नहीं है, आगे चल के भी थोड़ी बड़ी होगी, बट फिर भी PW रहेगा। डोंट वरी, इट विल हेल्प, नो वरीज। ओके, तो भाई आइसोमर्स की अगर हम बात करें, आइसोमर्स को हम कैसे निपटा सकते हैं भाई? सिंपल सा तरीका। आइसोमर्स का मतलब क्या है? आइसोमर्स अलग अलग तरह के हैं, स्ट्रक्चर है, रिंग है, चेन है, पोजीशन है, टोटो है, मेटा है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल एक जनरल चीज पढ़नी है। आपको पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और एक कहीं ना कहीं आपको एक अप्रोच मिलेगी पोजीशन आइसोमर्स की, चेन आइसोमर्स की। चेन आइसोमर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे थोड़े बहुत इसमें। देखिए समझता, मैं बताता हूं है क्या ये आइसोमर्स का मतलब। आसान भाषा में ये है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but different structural formula। आसान भाषा में आप इतना समझ सकते हैं कि भाई क्या है ये आइसोमर्स, क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या मतलब है सर? जरा आसान भाषा में समझाओ, ये
हैवी हैवी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, चलो बताते हैं। एक कंपाउंड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, चलो जरा जस्टिफाई करो भाई। ब्यूटेन जज करो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब एल्केन, CnH2n +2, 4 2 8 +2 10, C4H10, C4H10। देखिए मैं ज्यादा टाइम आपका किल नहीं करूंगा, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम मीथेन, इथेन और प्रोपेन इनके आइसोमर नहीं होते हैं, आपके कोर्स में भी नहीं है तो जानने की भी जरूरत नहीं है, आप इतना समझ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ब्यूटेन C4H10। तो सर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज कैसे बना सकते हैं, सर ये लो सर, HH लगा दो, बन जाएगा, सॉर्टेड है ना भाई। अगर आप, एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने सेम चीज बनाई और इसको ऐसे बना दिया, उसने बोला ये चीज मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाऊंगा, मेरा मन, माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है भाई बना दो, कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन एक बात बताओ सर, आपने एक रूल बताया था, आपने बोला था कि आपको पैरेंट चेन स्पॉट करनी होती है। व्हाट इज पैरेंट चेन, पैरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो सर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक चेन तो मुझे कंटिन्यूअस ये दिख रही है, ये कंटिन्यूअस कहां है, ये तो ये बन जाएगी ना पूरी, देखो ना, अगर आप कंटिन्यूटी की बात करते हो तो ये हो जाएगी ना। आप यहां पर आए, फिर आप यहां पहुंचे, यहां रुक कहां रहा है मामला, कंटिन्यूटी चल रही है ना। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की नेमिंग के लिए नाम आप क्या यूज करोगे, ब्यूटेन। तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने एक चेन बनाई ऐसे, और मैंने यहां पर एक कार्बन रख दिया। देखो भाई ध्यान से समझना, बहुत आसान भाषा में समझो। सर एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन तो मुझे ये दिख रही है, एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन मुझे ये दिख रही है, एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन मुझे ये दिख रही है, 3 दिख रही है, हाँ या ना। तो सर एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो मैंने क्या बोला था, लॉन्गेस्ट, तो हम कौन सी पैरेंट चेन अज्यूम करेंगे, ये। अब देखो भाई पैरेंट चेन के बाहर जो कुछ भी है, पैरेंट चेन के बाहर जो कुछ भी है उसको सब्सिट्यूएंट बोल सकते हो, ब्रांच बोल सकते हो। इस केस में क्या बोल सकते हो, ब्रांच बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है। तो सर एक बात बताओ, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो यहां से तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर टर्मिनल्स पे ब्रांच नहीं लग सकती। टर्मिनल्स का मतलब एंड पॉइंट्स, जो एंड कार्बन्स हैं उस पे ब्रांच नहीं लग सकती। एग्जैक्टली सर कैसे लग पाएगी, अगर आपने इसी चीज को ऐसे ना करके ऐसे बनाया होता, सपोज ये देखो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो जाती, सर ये हो जाती ना। क्यों सर, कंटिन्यूटी आ गई ना यहां से, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आ जाती, कंटिन्यूटी आ जाती भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक चीज का ध्यान रखना, टर्मिनल्स पे ब्रांच नहीं लगती है, लिख लो कहीं पर, टर्मिनल्स पे ब्रांच नहीं लगेगी भाई, टर्मिनल्स पे ब्रांच लगाई गलत हो जाएगा मामला, समझ में आ रहा है। देखो भाई ये है कंपाउंड आपका, इसको आपको स्टार्ट करना था, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, दीज टू आर सेम। ठीक है, बच्चे ने कहा ये सेम है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, वो नहीं माना, मानना भी नहीं चाहिए, ये लो उसने ये बना दी। अब यहां पर ना एक सिंपल सा कोई रियल चीज दिखाता हूं मैं, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सर मेरे को ना कंटिन्यूअस कार्बन चेन दिखाओ, ये ली, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। सर ये तीनों तो, ये वाली और ये वाली तो सेम ही है, तो कैसे भी ले लो, हाँ ठीक है भाई। तो मैंने एक बात बताओ भाई, हम सबको पता है मेरे पास 2 रास्ते हो, एक टेढ़ा रास्ता हो, एक सीधा रास्ता हो, हम सीधे रास्ते ही जाना प्रेफर करते हैं, इजी गोइंग, यस और नो। हम सोचते हैं कि हम सीधे रास्ते को, क्योंकि कन्वीनियंट है, तो यहां पर भी यही है, सीधा रास्ता चूज करो। कौन सा रास्ता चूज करेंगे, सीधा रास्ता। सीधा रास्ता क्या बोल रहा है कि भाई ये उठा लो, क्या उठा लो, ये उठा लो, ठीक है भाई, पेरेंट चेन मिल गई। अब आप ही ने बताया था पेरेंट चेन के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, ब्रांच है। एक और रूल नंबर 1, पेरेंट चेन स्पॉट करो, रूल नंबर 2, नंबरिंग करो। क्या करो, अब नंबरिंग करने के लिए किस चीज का ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूएंट का। ये लो भाई, ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3।
अगर आप इधर से चलोगे तब भी सेकेंड कार्बन, इधर से चलोगे तब भी सेकेंड कार्बन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज है, आप इसको आइसोमर क्यों बोल रहे हो? अच्छा एक बात को समझो, यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 10। जरा यहां पर देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड शेयर हैं? 1। कितने बचे? 3। ये लो। इस कार्बन के कितने बॉन्ड शेयर हैं? 4। 3। ये कितने बचे? 1। इसके कितने बॉन्ड शेयर हैं? 3। कितने बचे? सॉरी, कितने बचे? 3। 1 शेयर है। और इसके कितने शेयर हैं? इसके भी 3 बचे हैं। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 1 इसका, कितने हो गए? 10। तो सर चाहे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो ये भी C4H10 है, ये भी क्या है? ये भी C4H10 है। लेकिन अगर आप IUPAC की बात करते हो, किसकी बात करते हो? IUPAC के अकॉर्डिंगली ये नेम क्या होगा? सर पेरेंट चेन स्पॉट होगी। पेरेंट चेन के बाद ब्रांच को देखेंगे, और ब्रांच की नेमिंग हम कैसे करते हैं समझिएगा। ब्रांच की नेमिंग हम ऐसे करेंगे, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है? 1 कार्बन की ब्रांच। अब देखो, इसको भी समझने का बहुत अच्छा तरीका है। किसी भी ब्रांच की नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। ब्रांच की जो जनरल नेमिंग होती है ना, वो बेटा ये होती है एल्काइल। मतलब ब्रांच का सरनेम क्या है? एल्केन का सरनेम क्या था? ANE। ब्रांच का सरनेम क्या है? YL, क्योंकि L क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट वर्ड को। कितने कार्बन की ब्रांच है? 1 कार्बन की, तो रूट वर्ड क्या हो गया? मेथ। आगे क्या लगाओगे? YL। क्या बन गया? मिथाइल। कौन से कार्बन पे लगी है? सेकेंड कार्बन पे। 2 मिथाइल। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अगर हम ब्रॉडली बात करें, ब्रॉड पिक्चर पे बात करें, तो भाई ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं? ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो जाएंगे? ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। एक को बोला जाता है एन ब्यूटेन, और दूसरे को क्या बोला जाता है? 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। और याद रखिएगा, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हमसे तो एग्जाम में कॉमन नेम्स में ही बात करेंगे, वो IUPAC नेम थोड़ी ना देंगे। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इसी तरह से ना आप आइसोमर्स डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, पेंटेन के, हेक्सेन के। कोशिश करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू। ओके गाइस, चलिए आगे मैं इसके लास्ट अब एक चीज पे बात करता हूं, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप्स? ये तो खैर एक सीरीज है, बट इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप्स भी डाल दिए थे। देखो भाई, ये है आपके एल्केन्स, ये है एल्कीन, ये है एल्काइंस, ये है हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एस्टर। ये फंक्शनल ग्रुप्स इस साल आपके कोर्स में आएंगे। इसके अलावा जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अमीन्स हैं, कार्बोनिल क्लोराइड्स हैं, अमाइड्स हैं, ईथर्स हैं, वो सब ऐड हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए क्या है, बताता हूं मैं आपको। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको इस बार पढ़ने हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड वन इज एल्डिहाइड, थर्ड वन इज कीटोन, फोर्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अलावा एस्टर्स, इसके अलावा हेलोजेंस। या दैट्स इट। हाँ, इतने ही आपको इस साल पढ़ने हैं। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज है, यकीन करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कंपाउंड्स तो ऐसे ही जज कर लोगे चुटकियों में। देखो भाई, सर हेलोजेंस क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 17। क्या बोलते हैं? ग्रुप 17। तो इसको याद करने का ना सबसे सिंपल सा तरीका है, सर हम कैसे याद रखें? एक काम कर लो, इसको ना एक ऐसे याद रख लो, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन? फिर कल बाहर आई आंटी। सिंपल सा तरीका है भाई, फिर कल बाहर आई आंटी। सिंपल सा तरीका है। देखो भाई, ये क्या है आपके, इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। अगर हम इन 4 की बात करें तो मेनली इन चारों का यूज आपको आता है, इसका यूज नहीं आएगा। एसिटेन एलिमेंट होता है, इसका भी यूज आता नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोरीन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोरीन को।
Cl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोरीन को। ब्रोमीन Br किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रोमीन को। और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आयोडीन को। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में ये फंक्शनल ग्रुप्स या ये पर्टिकुलर एंटाइटीज ऐड हो जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अगर एल्केन्स में ऐड हो रही हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। अब देखो, एक सिंपल सा तरीका है भाई समझने का, कीप इट वेरी सिंपल। सर अगर आप जनरल नेम देखो तो हेलो पहले लिखा है, अगर हेलो पहले लिखा है इसका मतलब सर ये जो इनके जो इतने हेलोजेंस है ना, इनका हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। अगर किसी को प्रॉब्लम है ना प्रीफिक्स समझने में, तो पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, तो प्रीफिक्स कब आते हैं? पहले। समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोरो। फ्लोरीन क्या बन जाएगा? फ्लोरो। ब्रोमीन क्या बन जाएगा? ब्रोमो। आयोडीन क्या बन जाएगा? आइडो। अब इससे ना दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। जैसे ये एक कंपाउंड है, क्या है ये? सर आसान भाषा में ये पेंटेन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पेंटेन दिख रहा है। इसमें आपने जहां एक क्लोरीन लगा दिया, क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? क्लोरीन लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। सर मैंने आपको बताया था कि आपको मेंशन करने पड़ते हैं नंबर्स। क्या मेंशन करने पड़ते हैं? नंबर्स मेंशन करते हैं। अगर आप इस पेरेंट चेन को देखो, ये क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सर अब एक बात बताओ सर, एक नंबरिंग करते वक्त हम ना एक चीज को ध्यान रखते हैं, मैंने वैसे आपको क्लियर कर ही दिया है, बट एक सिंपल सा तरीका है कि आपको ना जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली नेमिंग करनी पड़ती है, और उसको बोलते हैं लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं? लोकेंट रूल। देखो भाई, अगर आप इधर से चलते तो यही क्लोरीन कौन से कार्बन पे मिलता है आपको? 4th कार्बन पे। लेकिन जब आप इधर से चल रहे हो तो कौन से कार्बन पे मिल रहा है? 2nd कार्बन पे। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोपेंटेन। क्यों सर? क्योंकि 2nd कार्बन पे क्या है आपकी, अगर आप नेमिंग करने चलोगे तो ये रहा आपका 1st कार्बन, ये है 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन। तो 2nd कार्बन पे क्या लगा है? क्लोरीन। तो ये क्या हो गया? 2 क्लोरोपेंटेन। सिमिलरली अगर यहां पर ब्रोमीन लगा होता तो आप क्या बोलते हैं? 2 ब्रोमोपेंटेन। यहां पर अगर फ्लोरीन लगा होता तो आप क्या बोलते हैं? 2 फ्लोरोपेंटेन। सर एक बात बताओ, अगर मल्टीपल हेलोजेंस लग गए तो, जैसे एक कंपाउंड है, यहां पे क्लोरीन लगा है, यहां पे ब्रोमीन लगा है, अब मैं किसको प्रायोरिटी दूं सर? मैं तो फंस जाऊंगा। आप तो कह रहे हो इधर से भी चलोगे तब भी। आप एक बात को समझो, यहां पर ना एक रूल फॉलो करते हैं हम, एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करें तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो देखिए भाई, अगर आप इधर से चल रहे हो तब भी आपको 2nd और 4th कार्बन पे ब्रांच मिल रही है, उधर से चल रहे हो तब भी आपको 2nd और 4th कार्बन पे ब्रांच मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, ये हेलोजेंस मिल रहे हैं तो आप कोई सी भी रूल फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करना पड़ता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? पहले ब्रोमीन आ जाएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। समझ में आया? तो इस तरह से आप इनकी फर्दर नेमिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल रूल्स हैं, जब आप एक एक करके फॉर्मूलास पे काम करेंगे, स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, यू विल हैव दिस क्लैरिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा एक और रूल होता है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूं, आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, अगर ब्रोमीन क्लोरीन का भी कंसेप्ट ऐसा फंसा, मान लीजिए कि सपोज कोई एक ऐसा एक कंपाउंड मिल गया और उस कंपाउंड में आपको दोनों पे लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, सेम कार्बन पे आ रहा है, तो वो क्या देखना है? आपको देखना है कि किस जगह से सम कम आ रहा है। एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहां पर भी मैंने ब्रोमीन लगा दिया, और यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया। मान लो एक कंपाउंड है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो भाई ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर? अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5। क्लियर? अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो, किधर से भाई? इधर से, तो 1 2 3 4 5 ये जाएगा, हाँ या ना? तो सर अब मैं इसको प्रायोरिटी दूं या इसको प्रायोरिटी दूं, क्योंकि हर जगह सेम हेलोजेंस है, सेम प्रायोरिटी चल रही है। तो एक काम कर लो भाई, सिंपल सा तरीका है, इसमें काम कर लो। देखो भाई, अगर आप ये वाली नंबरिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको देखो 2nd कार्बन, 4th कार्बन और 4th कार्बन पे क्या मिल रही है? ब्रांचेस मिल रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और जब आप इधर से नेमिंग कर रहे हो तो आपको कौन से ब्रांच पे मिल रही है? 2nd कार्बन पे, 2nd कार्बन पे और 4th कार्बन पे। इसका सम कितना आ रहा है?
10 और इसका सम कितना आ रहा है 8। तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं मेरे भाई? लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, समझ में आ रहा है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? बहुत इजी है, 2,2,4 2,2,4 ट्राइब्रोमो पेंटेन। आई होप इट इज क्लियर। इस रूल को क्या बोला जाता है? लोवेस्ट सम रूल। जहां पर आपको लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा, सिंपल सा तरीका है, दिमाग में फिक्स कर लो, लोकेंट रूल नहीं लग रहा है, लोवेस्ट सम रूल पे जाओ। लोवेस्ट सम रूल क्या देखता है? दोनों तरफ से नंबरिंग करो, जहां से आपको सम कम मिल रहा हो वही क्या हो जाएगा? वही स्टैंडर्ड पैरामीटर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है ना भाई, ये टॉपिक एक दिन में तो होना नहीं है, बट इतना है कि आप काफी सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, इस पर्टिकुलर तरीके से। आधी चीजें तो आपकी क्लियर ही हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। अब देखो भाई, मैंने आपको हेलोजेंस के बारे में बताया, इसके अलावा आपका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। एल्कोहल को आप कैसे पहचानोगे? एल्कोहल की बेसिक पहचान है OH। क्या पहचान है? OH। जहां एल्कोहल लग गया, सफिक्स चेंज हो जाता है, क्या? OL लग जाता है सफिक्स में। क्या लग जाता है? OL लग जाता है। सर कैसे पहचानूंगा? ऐसे पहचानोगे, मान लो ये OH लग गया, क्या लग गया? OH। सर फिर वही कहानी, कौन सी? लोवेस्ट कार्बन चेन, सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आई एम रियली सॉरी, क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद क्या? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसकी जाएगी? OH की। नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3। क्या नाम हो गया? प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल। सिंपल सी पहचान है इनकी। कैसे पहचानोगे? OH लगा होगा, OH लगा है, सफिक्स क्या लगा है? सफिक्स OL लगा है। क्या लगा है? OL लगा है। इसके अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड की पहचान क्या है भाई? दिमाग में ना चिपका लो ये, एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्डिहाइड मतलब CHO, एल्डिहाइड मतलब CHO। अब एक बात को समझो, एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानेंगे? एल्डिहाइड को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इस CHO की पहले स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ध्यान रखना, एक चीज को ना अपने दिमाग में सेट कर लो, ये जो आपको दिख रहा है ना C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल की किसी भी तरफ H लग गया, कार्बोनिल के किसी भी तरफ H लग गया। सर ये चीज मैंने ऐसे बनाई होती, कार्बोनिल की किसी की तरफ क्या लगा है? H लगा है। या आपने ऐसे बनाई है, यहाँ क्या लगा है? H लगा है। किसी भी एक तरफ H लग गया, दोनों तरफ लगे हैं? लगा है। एक तरफ तो हो ही सकता है, अगर एक तरफ है H मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लो यहां पर ये होता, क्या होता? ये होता, तो ये क्या हो गया? HCHO। इसका नाम क्या हो जाएगा? HCHO। ये क्या हो जाएगा? मीथेनल। सर मीथेनल क्यों? भाई ध्यान रखना, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? AL होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड की पहचान क्या है? कार्बोनिल की एक तरफ क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कीटोन। क्या है? कीटोन। सर आपने बताया कार्बोनिल के किसी भी तरफ अगर H लगा हुआ है, यहां कार्बन लगा है, चलेगा। एक तरफ भी अगर H मिल गया तो क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। कीटोन की पहचान क्या है? कार्बोनिल के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। कार्बोनिल के दोनों तरफ। इस चीज को ना कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, ऐसे दे देंगे आपको, कहेंगे इसका नाम बताओ। सिंपल सा कंसेप्ट है सर। C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल, कार्बोनिल के दोनों तरफ क्या लगे हैं? कार्बन, मतलब क्या है? कीटोन। बात ही खत्म। कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE। क्या होता है भाई? ONE। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। रूट वर्ड क्या हो गया? प्रोप और प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेनोन, कॉमनली नोन एज एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस।
देखिए भाई, इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। पहचान क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक क्लैरिटी देता हूं तुमको। देखो, आपने बताया कार्बोनिल के किसी भी तरफ H है, मतलब एल्डिहाइड है। कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है, मतलब कीटोन। कार्बोनिल के एक तरफ अगर OH लग गया, मतलब क्या है मेरे भाई? सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ओके गाइस, तो मैंने आपको एक सिंपल क्लैरिटी दी है कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको मैंने हेलोजेंस के बारे में बताया, आपको मैंने अल्कोहल के बारे में बताया, एल्डिहाइड्स के बारे में बताया, कीटोन के बारे में बताया, कार्बोक्सिलिक के बारे में बताया, हेलोजेंस के बारे में बताया। एस्टर्स हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी इतना पोर्शन ना आपके लिए बहुत है। इतना करिए। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। प्लीज इसको देखिएगा अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।